चैप्टर का नाम है गुप्त वंश। क्या नाम है? गुप्त वंश। ये गुप्त वंश के राजा हुए, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी करना है कि गुप्त लोग आए कहां से। तो गुप्त लोग आए कौसंबी से। अभी कौसंबी इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद। तो इसका मूल स्थान है कौसंबी। तो 4 वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में गुप्ता लोग वैश्य जात के थे। किस जात के थे? वैश्य। तो ये कौसंबी से आए और ये वैश्य जाति के हैं, बलिया जाति के हैं और कुषाण वंश के सामंत है। कौन है? मौर्योत्तर काल में सामंतवाद की उत्पत्ति हुई सातवाहन वंश से, लेकिन सामंतवाद का सुदृढ़ीकरण काफी मजबूत स्थिति प्रदान किया गुप्ता वंश। कौन किया? गुप्ता वंश। इसलिए गुप्ता वंश के पहले राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच सामंत है, और सामंत को महाराज कहते थे और राजा को महाराजा धीराज। तो गुप्ता वंश का 2 राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच ये सामंत है, और सामंत उपाधि धारण करते थे महाराज। किसका? महाराज। और राजा वह महाराजा धीराज। तो गुप्ता वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा है चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम और संस्थापक सिर्फ है श्रीगुप्त। हो गया? अब आइए प्राचीन भारत के इतिहास में हम जब शुरू करते हैं मौर्य पीरियड से, तो मौर्य पीरियड पहला सेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्थापित किया। तो मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में शासन में विकेंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ? और विकेंद्रीकरण होने के कारण 4 विदेशी शक्ति इस भारत पर आए। उसका पहला नाम है हिंद यवन, दूसरा शक, तीसरा पहलव और कुषाण। तो चौथा जो विदेशी शक्ति कुषाण है, उसके सामंत कौन है? गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश यह भी मौर्य वंश की तरह केंद्रीकृत शासन देने का प्रयास किया। वहां पर 2 राजा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यह सेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्थापित किया। बाकी जितने भी राजा हुए उसमें कोई ऐसी मजबूती नहीं थी जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को स्थापित कर सके। तो मेरा कहने का मतलब गुप्ता वंश जो है किसका ऋणी है? मौर्य वंश। किसका ऋणी है? मौर्य वंश। किस बिंदु पर? सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अब आइए कि गुप्ता वंश जानने के स्रोत क्या थे। प्राचीन भारत इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक स्रोत होता है अभिलेख। क्या होता है? अभिलेख। और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और अभिलेख का जो अध्ययन होता है वो पुरातत्व विभाग से होता है। क्या होता है? और पुरातत्व विभाग के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? नहीं, और उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। क्या कहते हैं? तो प्राचीन भारत इतिहास को लिखने का सबसे पहला प्रमाणिक स्रोत पुरातत्व। कौन है? तो गुप्ता पीरियड में जानने के लिए सबसे पहला ऑथेंटिक स्रोत कौन है? पुरातत्व। और पुरातत्व में अभिलेख। पुरातत्व में अभिलेख। अब ये जानिए कि विश्व में सबसे पहले अभिलेख कौन जारी किया? ईरान के शासक डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम का मकबरा कहाँ विश्व में? ईरान के नक्शे रुस्तम में। कहाँ? उसका दरगाह का नाम क्या है? नक्शे रुस्तम। जहाँ डेरियस प्रथम को ईरान में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? और वो जो डेरियस प्रथम है कौन सा शिलालेख जारी किया? खरोष्टी और अरमाइक लिपि। कौन? और अशोक भी ईरान से शासक डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर खरोष्टी और अरमाइक लिपि को चालू किया। तो सम्राट अशोक किसका ऋणी है? डेरियस प्रथम। विश्व में सबसे पहले शिलालेख डेरियस प्रथम। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और शिलालेख किसमें आता है? पुरातत्व। और पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है ना? अब आइए
कि गुप्त पीरियड के अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें सबसे पहला है समुद्रगुप्त का हरिसेन जो मंत्री है उसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन है? कौन है? अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हम डिटेल पढ़ें। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना कौन किया? इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सबसे पहले किसका नाम आया है? मौर्य पीरियड के कौन राजा? अशोक। मौर्य पीरियड के अशोक। गुप्त वंश के कौन राजा? समुद्रगुप्त। और मध्यकालीन इतिहास में राजा अकबर, बीरबल और जहांगीर। किस किस राजा का नाम बोले? पहले सजाइए। पहला कौन? फिर प्राचीन भारत में कौन? मध्यकालीन इतिहास में कौन? उसके बाद बीरबल। उसके बाद कौन? जहांगीर। कोई दिक्कत भी? अब आइए कि यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इस प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना वरुण से की गई है, भगवान इंद्र से की गई। किससे की गई है? और कुबेर से की गई। तो गुप्त वंश के कौन राजा इंद्र के समान है? समुद्रगुप्त। किस अभिलेख से जानकारी मिली? प्रयाग प्रशस्ति। किस अभिलेख से उसको वरुण कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। समुद्रगुप्त बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर को बनवाया नहीं, और इसका जिक्र किस अभिलेख में है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किस अभिलेख में? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से गुप्ता वंश का बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होता है, और खासकर समुद्रगुप्त का कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के गंगा घाटी क्षेत्र में 9 राजाओं को बुरी तरह पराजित किया, और वो 9 राज्य को अपनी सीमा में मिला। क्लियर? अब दूसरी बात कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 राजा को हराया, लेकिन 12 राजा को हराने के बाद उसकी राज वापस कर दी, और इसको वो धर्म विजय कहा, और इसका जिक्र है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किस अभिलेख में? दिक्कत भी है। तो गुप्ता वंश का सबसे ऑथेंटिक और विशेष जानकारी देने वाला अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन। और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास का पहला जिक्र अशोक का, दूसरा समुद्रगुप्त का, फिर अकबर का, जहांगीर का, बीरबल। दिक्कत। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को इंद्र के समान कहा गया? किस अभिलेख में वरुण से तुलना किया गया? किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को बौद्ध गया में मंदिर बनाने का उल्लेख है? किस अभिलेख में कहा कि वह उत्तर भारत के गंगा घाटी क्षेत्र में 9 राजाओं को पूरी तरह पराजित किया, और वो राज्य को अपनी सीमा में मिला लिया, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करने के बाद उसके राज को वापस कर दिया, और इसको कहे धर्म विजय। प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत चारों दिशा को जीतने वाला अकेला सम्राट, इसलिए वो भारत का नेपोलियन। कौन है? अरे है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करने वाला गुप्ता वंश का पहला राजा कौन हुआ? कौन हुआ? है ना? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहली जानकारी प्राप्त हुई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और दूसरा अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उसके मंत्री वीरसेन। कौन सा अभिलेख? उदयगिरी अभिलेख। कौन? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बलशाली है। पूरे गुप्ता वंश में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कारण। उसके दरबार में 9 रत्न, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला राजा जो 9 रत्न को रखता था, और मध्यकालीन इतिहास में सम्राट महान अकबर। कौन? 9 रत्न। उस 9 रत्न में कौन कौन? कालिदास, धंतमिरी, बराहमिहिर, बेताल भट्ट, है ना, अमरसेन, छपनक, शंकु, घाटपर और कर्दम। ये 9
रत्न थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। और वो सबसे अनमोल रत्न थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्ता वंश में उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। और इस किताब लिखने के बाद वो भारत के शेक्सपियर हो गए। कौन? कौन हो गए? और कालिदास, ये जो चंद्रगुप्त दरबार है, इसका दरबार लगता था विद्वान का। और यह इसके शासनकाल में हम समझाए थे आप लोग को कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। क्यों हुआ? तो क्या आपको मालूम है? पहले समझिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक को अंतिम शक राजा को हराया, रुद्रसेन तृतीय। और उसके बाद अपनी राजधानी उज्जैन बनाया। उसके बाद उसके विजय में चांदी का सिक्का जारी किया और मध्य प्रदेश को पूरा अपने क्षेत्र में ले लिया। कौन ले लिया? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश से सीधी रास्ता जाती थी गुजरात के भरूच बंदरगाह। कौन? और पूरे भरूच बंदरगाह पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कब्जा हो गई। और उस भरूच बंदरगाह से दक्षिण पश्चिमी एशिया से बहुत सारे माल आते थे बंदरगाह पर। और वो गुप्ता वंश के राजा में चंद्रगुप्त के दरबार में पूरा साम्राज्य में फैला। तो अर्थव्यवस्था कहाँ मजबूत हुई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस बंदरगाह से? भरूच बंदरगाह। क्यों जीता? भरूच बंदरगाह जीतने के कारण हो गए कि अंतिम में वो मध्य प्रदेश को जीत गया। और मध्य प्रदेश के बगल में गुजरात था और गुजरात के राज्य पर भरूच पर उसकी कब्जा हुआ। किसके? तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था करने वाला गुप्ता का राजा कौन हो गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन हो गया? विद्वानों का आश्रय देने वाला राजा। और उसमें अनमोल रत्न कालिदास। और अकबर के समय भी 9 रत्न थे। अरे थे कि नहीं? आप लोग 9 का रत्न का नाम भी नहीं तो अकबर का। हाँ, पहला तो अकबर हो गए, दूसरा बीरबल 2 हो गए, तीसरा तानसेन हो गए, टोडरमल हो गए, मानसिंह हो गए, अब्दुल रहमान खाना हो गए, मुल्ला दुप्याजा हो गए, हकीम मुकाम हो गए। अरे हो गए कि नहीं? तो कितने रत्न? 9। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न? उस रत्न में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? कालिदास के किस कृति के कारण उसे शेक्सपियर कहा गया? कौन? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में उदयगिरी अभिलेख। कौन अभिलेख? इस अभिलेख से पूरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पूरी जानकारी मिली। तो पहला हम बोले प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा उदयगिरी अभिलेख, और तीसरा एक अभिलेख का नाम है अस्कंदगुप्त का। उसका नाम है भीतरी स्तंभलेख। कौन? भीतरी स्तंभलेख इंडिया में है कहाँ? हम सब जाए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन? गाजीपुर। और तीसरा अभिलेख कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख कहाँ है इंडिया में? जिससे कि समुद्रगुप्त ने का पता चलता है कि उन्होंने हून को पराजित किया। और हून को अंतिम रूप से पराजित गुप्ता वंश का पीरियड में समुद्र अस्कंदगुप्त किए थे। उसका 2 अभिलेख से जानकारी मिलती है, एक भीतरी स्तंभलेख और दूसरा कहोम लेख। तो कहोम कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। कहाँ है? और भीतरी स्तंभलेख कहाँ है? गाजीपुर। ठीक है। किस अभिलेख में अस्कंदगुप्त को शंकरादित्य कहा गया? किसमें? शंकरादित्य। कहोम अभिलेख। किस अभिलेख में? और कहोम अभिलेख कहाँ है? अभी तुरंत बोले हैं देवरिया में। कहाँ है? और देवरिया किस महाजनपद में आता था? मल। और विश्व का 3 गणतंत्र हुए। पहला गणतंत्र बज्जित, दूसरा गणतंत्र मल, और तीसरा गणतंत्र पिपलीवन। और इसी पिपलीवन से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से थे? पिपलीवन से। तो विश्व का पहला गणराज बज्जित, दूसरा गणराज मल, और तीसरा पिपलीवन। और चंद्रगुप्त मौर्य किस से थे? गण से, पिपलीवन से। नहीं। और इसी देवरिया में कौन अभिलेख है?
कहौम। अगर पूछा जाएगा महाजनपद तो क्या मारिएगा? मल। क्या मारिएगा? मल। और विश्व का दूसरा गणतंत्र कौन होगा? तो मल होगा कि नहीं? अरे होगा। अब हम शिलालेख बोलेंगे, और शिलालेख के अध्ययन को क्या बोले थे? यूपीएससी में आया है क्वेश्चन। और शिलालेख का अध्ययन किसमें होता है? पुरातत्व। प्राचीन इतिहास लिखने का सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन है? पुरातत्व। पुरातत्व के जनक कौन बोले थे? अलेक्जेंडर गलीगा। और पुरातत्व विभाग को एक अलग विभाग कौन बनाया? लॉर्ड कर्जन। कौन बनाया? लॉर्ड कर्जन। नहीं। अब आइए कि गुप्ता वंश की जानकारी मिली पर्याप्त प्रशस्ति से, उदयगिरि लेख से, कहौम से और भित्री स्तंभ लेख से। यहां तक हो गया क्लियर? तो अभिलेख से जानकारी मिली गुप्ता। अब है गुप्ता वंश जानने के साहित्य स्रोत। कौन है? तो साहित्य स्रोत में कौन कौन आता है बताइए? हम बताए हैं विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, वात्स्यन का कामसूत्र, सुद्रत का मृग कटिचम है। अब ये डिफरेंस जानिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई रामगुप्त बड़े कायर थे, और जब शक राजा रुद्रसेन तृतीय जब हमला किया तो वह शक के राजा से फील्ड छोड़कर भाग गए। बच गई उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी से बलपूर्वक शादी कर लिया रुद्रसेन तृतीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लगा कि इतिहास में सबसे डरपोक राजा अगर है तो मेरा भाई है। कौन है? रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त है। इसलिए ये मेरा भाई के लायक ही नहीं है। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य साड़ी के ड्रेस में पहुंचा, और उस साड़ी के ड्रेस में रुद्रसेन तृतीय देखा कि यह तो ध्रुव देवी है। यह कौन है? इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसको पीछे से छुरा घोट के मार दिया, और अंतिम शक राजा यहाँ से जय सिया राम हो गए। जय सिया राम का मतलब अंतिम रूप से विदा। तो अंतिम शक राजा कौन विदा हो गए? रुद्रसेन तृतीय। और मारने वाला उस महान व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अरे है। इसके बाद ये पूरी कहानी है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में। किसमें? देवी चंद्रगुप्तम। और लिखा कौन? एक गलत, विशाखा दत्त नहीं। तो देवी चंद्रगुप्तम में क्या क्या कहानी मिली? रामगुप्त का और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसकी पत्नी ध्रुव देवी। क्या? अरे मिली। क्या कहानी मिली? आपको बताया अभी कि मेरा भाई बहुत कायर है। और ध्यान दीजिए कि गुप्ता वंश में सबसे पहले सिक्का जारी किया चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चांदी का सिक्का जारी किया सबको हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और गुप्ता वंश में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था गुरुर, और गुरुर गुप्ता के जो राजा है उसके पद चिन्ह है। मौर्य में मयूर है तो गुप्ता में गुरुर है, और गुरुर विष्णु का वाहक है। तो विष्णु किसका प्रतीक है? समुद्रगुप्त का। यानी गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा हुए, और विष्णु की 10 अवतार की पूजा हुई। और भगवान भारत में 10 अवतार की मूर्ति पहली बार 10 अवतार मंदिर है, जो देवगढ़ में है, और वो झांसी में है, और वो भारत की पहली शिखर मंदिर है गुप्ता का। यानी गुप्ता काल में विष्णु की 10 अवतार की पूजा हुई, और उस 10 अवतार में भगवान सबसे ज्यादा अवतार की पूजा करते थे वो कृष्ण का। किसका? नहीं। तो 10 अवतार की मूर्ति कहाँ बनी? देवगढ़। कहाँ बनी? और उसमें विष्णु के 10 अवतार को दिखाया गया, और वो भारत की पहली शिखर युक्त मंदिर है, जहां पर पहला शिखर का प्रयोग होता है। मंदिर में देखते हैं ऐसे ध्वज होता है, उसमें शिखर होता है। तो हिंदुस्तान का पहला शिखर मंदिर कौन है? देवगढ़ का। झांसी का 10 अवतार। 10 अवतार का मतलब कौन? विष्णु के 10 अवतार। तो विष्णु के 10 अवतार कौन? पहला 10 अवतार, दूसरा कुर्म, दूसरा, तीसरा वराह, फिर 52,
फिर नरसिंह, फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर उसके बाद बुद्ध और उसके बाद कलियुग। तो यह विष्णु के 10 अवतार, यह 10 अवतार को दिखाया गया है 10 अवतार मंदिर में। कहा और किस काल में बनी? गुप्ता पीरियड। और यह भारत की पहली शिखर युक्त मंदिर है। तो गुप्ता काल में मंदिर बने, हिंदू धर्म में पूजा उपासना का केंद्र हो गया। गुप्ता काल में भगवान विष्णु के 10 अवतार, माँ दुर्गा, माँ काली, गणेश और कार्तिक सभी देवता की पूजा होने, और सभी देवता जो चिन्ह थे सब देवता ने अपने अपने को उपासक मान लिया। जैसे समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक हो गए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शिव के उपासक हो गए, कुमार गुप्त कार्तिक का उपासक हो गए। और कार्तिक किस पर बैठेगा? मयूर पे। तो मयूर शैली का सिक्का कौन चलाया? कार्तिक चलाया। और मयूर किसका प्रतीक है? कार्तिक। यानी कार्तिक का पुजारी कौन है? कुमार गुप्त। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुजारी है? शिव। और समुद्रगुप्त किसका पुजारी है? विष्णु का। और विष्णु का भाग कौन है? गुरु। और सबसे समुद्रगुप्त का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? गुरु। और गुप्ता पीरियड का सबसे प्रमुख पदचिन्ह क्या था? गुरु। और मौर्य का मयूर। अरे है कि नहीं? है कि नहीं? समझ आ रही? आए? तो हमारे हिंदू धर्म की पूजा उपासना, जिसमें मंदिर में पूजा होती है देवी देवता का, उसका पूरा आधारशिला किस काल? किस काल में? मंदिर निर्माण की कला। विष्णु के 10 अवतार की जगह उस मंदिर का नाम 10 अवतार। कहाँ है? कहाँ है? झांसी में। गुप्ता काल में सबसे ज्यादा विष्णु की कौन अवतार की पूजा हुई? कृष्ण का। किसका? कृष्ण का। और समुद्रगुप्त किसके उपासक? और समुद्रगुप्त का सबसे प्रचलित सिक्का गुरु। कितने प्रकार के सिक्का समुद्रगुप्त जारी किए? 6 में सबसे इंपॉर्टेंट गुरु, उसके बाद धनुर्धर, व्याप पराक्रम, अहम परित्याग, उसके बाद कौन है? बीना वादक। कौन है? बीना वादक। और अश्वमेध पराक्रम। अरे 6 सिक्का है। तो सबसे प्रमुख सिक्का कौन? गुरु। सबसे प्रमुख सिक्का कौन है? गुरु। कौन जारी किया? समुद्रगुप्त। क्योंकि उपासक को पहले भी समझाया किसका? विष्णु का। और विष्णु का इसलिए भगवान विष्णु को हर रूप में दर्शा दिया गुप्ता पीरियड। कौन दर्शा दिया? यानी गुप्ता पीरियड में सबसे प्रचलित देवता हो गए वैष्णव। कौन हो गए? और वैष्णव का मतलब विष्णु। विष्णु का यानी 10 अवतार। इसलिए गुप्ता पीरियड में पहली बार भगवान बुद्ध का पूजा बड़ी पैमाने पर हुआ, और भगवान बुद्ध को विधि पूर्वक भगवान का दर्जा और पूरी उपासना का केंद्र बुद्ध भी हो गए। कौन हो गए? बुद्ध। किस काल? गुप्त काल। और बुद्ध विष्णु के कितने अवतार है? 9वें अवतार। नहीं, और किस बात को यह मान लिया गया कि विष्णु या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? यह प्रमाण किस काल में हो गया? गुप्ता काल। किस काल में? गुप्त। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत भी। तो अब ये जान ले, श्री गुप्त क्या है? संस्थापक है। ये राजा है कि सामंत है? सामंत है। और भारत में सामंत की उत्पत्ति किस काल? ये ध्यान दीजिए, मौर्योत्तर काल, सातवाहन। और सामंत वंश को सबसे ज्यादा मजबूत कौन था? और गुप्त काल का पहला राजा क्या हुआ? श्रीगुप्त। क्या नाम है? कौन है? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बारे में कौन सा विलेख से पता लगता है? आप लोग सब प्रयागे में बांटते हैं, जितनी भी जानकारी है सब प्रयागे से मिले। ऐसा क्यों करते हैं? हम समझाए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का नाम है प्रभावती, और प्रभावती ने ताम्रपत्र अभिलेख की रचना की, और इसी ताम्रपत्र अभिलेख से श्रीगुप्त के बारे में जानकारी।
बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के पीटी में आया। तो श्रीगुप्त के बारे में जानकारी, और ताम्रपत्र अभी क्या, अभी रचना कौन किया? प्रभावती। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्र नहीं, और कौन सा? ताम्रपत्र। तो ये सामंत है कि महाराजा है? सामंत को महाराजा कहते हैं और राजा को महाराजा धीराज कहते हैं। तो ये महाराज है और सामंत है। और ये ताम्रपत्र अभिलेख से पता लगता है, ताम्रपत्र अभिलेख की रचना प्रभावती है ना। और दूसरा सामंत कौन है? घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। ये भी सामंत है, ये भी क्या है? और महाराजा धीराज कौन हो गए? तो पहला जो गुप्ता वंश का संस्थापक महान व्यक्ति है और वास्तविक संस्थापक है, और सामंत से एक पद ऊपर चला गया, महाराजा से महाराजा धीराज हो। क्या हो गया? ये अब तो सामंत नहीं कहलाए, अब तो ये राजा हो गया। इसलिए राजा होने के कारण यह अपनी सीमा का तो विस्तार किया, और सीमा के विस्तार के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध को अपनाया। और बिहार में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो बज्जी है, इसलिए बज्जी से यह वैवाहिक संबंध को अपनाया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और कुमारी देवी से शादी किया। किससे शादी किया? और इसी कुमारी देवी से इतिहास का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त की उत्पत्ति नहीं। तो वो वैवाहिक संबंध अपनाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। कौन कर लिया? और गुप्त वंश का पहला राजा जो सिक्का को ढलवाया, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो कौन सी का सिक्का? सोना, चांदी, तांबा, किसका सिक्का? चांदी का। और चांदी के सिक्का में अपना एक बगल अपनी चित्र और एक बगल कुमारी देवी की चित्र है। अरे है। अगर पूछा जाए कि गुप्ता वंश में सबसे पहले सिक्का ढालने का काम कौन किया? कौन सी का सिक्का? चांदी के सिक्का में एक बगल किसके चित्र और दूसरे, ध्यान दीजिए, एक बगल चांदी के सिक्का वो है। और कुमारी देवी किसकी उपासक है? माँ दुर्गा। किसका? नहीं, तो माँ दुर्गा की उपासक है कुमारी देवी। तो एक बगल माँ दुर्गा और एक बगल कुमारी देवी है कि नहीं? इसलिए वो वाली गुप्ता पीरियड में आई, उसका विधिवत पूजा होने लगा। माँ दुर्गा का रूप में काली, सरस्वती, लक्ष्मी सभी की पूजा होने लगी। किस काल? लक्ष्मी में माँ दुर्गा का रूप है, काली भी है। अरे है कि नहीं? तो गुप्ता पीरियड में माँ शेरों वाली दुर्गा का आराध्य कौन? कुमारी देवी। और कुमारी देवी किसकी पत्नी है कि नहीं? तो एक बगल माँ दुर्गा का चित्र और एक बगल कुमारी देवी का। चांदी का सिक्का पहला जारी किया प्रथम। इसके बाद अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी नरेश कुमारी देवी से शादी किया और गुप्त संवत चलाया। कौन? 319 और 320। कौन? चंद्रगुप्त। तो क्या यह व्यक्ति वास्तविक संस्थापक हो सकता है? उसके हक है कि नहीं इसको? श्रीगुप्त ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, घटोत्कच नहीं किया, लेकिन काम किया। पहला शुरुआत कौन कर दिया? इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? नहीं, अब एक राजा का परम कर्तव्य होता है साम्राज्य को फैलाना। इन्होंने काम किया है कि नहीं? अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इन्होंने काम किया। गुप्त संवत चला। तो ये तीन उपलब्धि उसकी बहुत बड़ी है। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। इसलिए गुप्त वंश के ये वास्तविक संस्थापक हैं। और इससे बाप से कई गुना बेटा आगे निकल गया। कौन? यह तो कुछ सीमा पर आया और ये भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं को जीत लिया। कौन? और अपनी डंका बजवा दिया पूरी जगह। बजवा दिया कि नहीं? अब आप ध्यान दीजिए, उत्तर भारत में आर्यावर्त होते हैं
जब आ रहा है तो इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ऐसे भारत में भरत जान के नाम क्या, इसका नाम पहले भारत है, दूसरा नाम क्या है इसका आर्यावर्त, तीसरा है जम्बूद्वीप। इसलिए अगर पंडित पूजा कराता है तो सबसे बोलता है भारत खंडे आर्यावर्त जम्बूद्वीपे। इसलिए भारत का पहला नाम भारत, दूसरा आर्यावर्त। और आर्यावर्त के जितने भी सीमा है वो गंगा घाटी क्षेत्र में ज्यादा है। और गंगा घाटी क्षेत्र पर अगर मजबूत पकड़ बनाया तो बनाया समुद्र को। कौन बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? और गंगा घाटी क्षेत्र में पकड़ होने का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि नहीं? नदी किनारे व्यापार होगा कि नहीं? उत्तर भारत को आर्यावर्त कहेंगे कि नहीं? तो आर्यावर्त के 9 राजा को पराजित किया कौन? बुरी तरह पराजित किया। उत्तर भारत पर पूरा डंका किसके? समुद्रगुप्त का। और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कौन किया? और उसको अपने रहम करम पर छोड़ दिया। कौन? नहीं, जाओ तुमको माफ करते, लेकिन उसकी सीमा को मिलाया नहीं। और उत्तर भारत में आर्यावर्त को मिला लिया कौन? समुद्र। तो इसका जिक्र भी हम बताए थे। इसके बाद ये संगीत का काफी शौकीन है, बीना बजाता था। बीना वादक है, चित्र इसके सिक्के पर, इसलिए ये कविराज की उपाधि धारण किया। कौन? और मध्यकालीन इतिहास में कविराज किसको मिला है उपाधि बताइए? मध्यकाल में सम्राट अकबर के 9 रत्न में बीरबल को। और प्राचीन भारत में कविराज किसको? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन ऐसे प्रेडिक्ट करेगा। तो बीना बजाता है, बीना का शौकीन है, संगीत प्रेमी है, और मां सरस्वती का आराध्य है। कौन? समुद्र। तो मां सरस्वती है तभी तो इतना यह हिट हो गया। हुआ कि नहीं? अरे हुआ। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह जिक्र होता है कि यह व्यक्ति उत्तर भारत के आर्यावर्त के गंगा घाटी में 9 राजा 12 राजा को पराजित करने के बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जीत लिया। और यह भारत के नेपोलियन कहलाने लायक व्यक्ति है। संगीत प्रेमी है, और जो संगीत का प्रेमी होगा वही कविराज की उपाधि धारण करेगा। और इसलिए अपने सिक्का पर बीना वादक का चित्र दर्शाया है। कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्का जारी किए। बीपीएससी में 6 प्रकार का पूछेगा, उपरोक्त में से सब तो सब मारना पड़ेगा। और सबसे पहला सिक्का का क्रम सजाइए। पहला कौन है? धनुर्धर। कौन है? दूसरा कौन है? धनुर्धर। अरे युद्ध मैदान में अच्छा धनुर्धर होगा तब तो युद्ध जीतेगा। इसलिए समुद्रगुप्त बहुत अच्छा धनुर्धर है। अरे है कि नहीं? नहीं तो उत्तर भारत के 9 राजा को हराता, 12 को हराता। किससे जीता? धनुष विद्या। किससे जीता? तीसरा कौन? व्याघ्र पराक्रम। कौन? व्याघ्र का मतलब बुझ नहीं रहा है? बलशाली, जिसकी दहाड़ से अच्छा शत्रु भाग जाए। ये इसलिए कौन है? व्याघ्र पराक्रम। कौन है? चौथा कौन है? अपरिहत। अपरिहत का मतलब जिसे कोई रोकने का साहस नहीं कर सकता। संसार में कोई युद्ध ना हो उसको रोक नहीं पाए, और उसे क्या कहते हैं? अपरिहत। क्या कहते हैं? उसके बाद बीना वादक। बीना वादक और अश्वमेध। पराक्रम। 6 हो गया। तो उत्तर भारत के 9 राजा को हराने के बाद और दक्षिण भारत के 12 राजा को हराने के बाद वो अश्वमेध यज्ञ कराया। कौन? और उसका जिक्र है उसके सिक्का अश्वमेध पराक्रम। कविराज बीना वादक, उसके सिक्का पर जिक्र है बीना वादक। और इस 6 प्रकार के सिक्का में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? और गुरुर मतलब विष्णु। गुरुर का मतलब तो गुप्ता पीरियड का सबसे प्रमुख पक्षी कौन है? गुरुर। और मौर्य पीरियड में मयूर। और मयूर के सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा। लेकिन मयूर को राजकीय पक्षी बनाया मौर्य का। और मौर्य काल में जो मयूर के चिन्ह बने हैं वो लौर्य अरेराज से मिला है कि नहीं? मयूर शैली में
और ये मयूर को पूरा आसन करते हुए दिखाया गया कार्तिक को। किसके सिक्का पर? कुमारगुप्त के सिक्का। किसके सिक्का पर? है ना? अरे है। तो अभी क्या क्या बोले समुद्रगुप्त के बारे में बताइए। यह व्यक्ति कुमारी देवी से उत्पन्न है। उत्तर भारत के गंगा घाटी क्षेत्र में पूरी पकड़, दक्षिण भारत में पूरी पकड़। कितनी प्रकार की सिक्का चलाया? कर्म जानिए कौन कौन है? इसमें सबसे प्रमुख कौन है? कविराज की उपाधि? भारत का नेपोलियन का लाने लायक व्यक्ति है कि नहीं? अरे है। पूछा जाएगा कि गुप्ता वंश में सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी राजा कौन हुआ? अब इसके बाद कौन है? गुप्ता वंश में सबसे कायर राजा कौन है? अपनी पत्नी को गिर में कौन रख दिया? उसकी पत्नी का नाम क्या? ध्रुवदेव। और रामगुप्त की कहानी किस पुस्तक में है? देवी चंद्रगुप्त। इसमें है कि कौन इसको मार दिया, यानी ध्रुव देवी को बचाया कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किससे बचाया? अंतिम शक राजा को जय सिया राम कौन किया? जय सिया राम का मतलब बिल्कुल सफाया। रुद्रसेन तृतीय को मार कौन दिया? नहीं, और अपनी भाभी को मुक्ति कराया, उससे ध्रुव देवी से शादी कर लिया। और ध्रुव देवी से उत्पन्न कौन पुत्र हुआ? ध्रुव देवी से उत्पन्न कुमारगुप्त। कौन हुआ? और कुमारगुप्त किसका उपासक हुआ? कार्तिक। अरे हुआ कि नहीं? इसलिए कार्तिक किस पर बैठेगा? मयूर। इसलिए मयूर शैली का सिक्का कौन चलाया? कुमार। ऐसे पढ़िए, प्रैक्टिस कर। अरे बुझा कि नहीं? अभी हम बहुत थके हुए थे, लेकिन आप लोग व्यवस्था कर लिए। हम अभी तुरंत 1:45 बजे हम गाड़ी से उतरे हैं। उतना सोचिए, हम 2 घंटा मात्र सोए हैं रात में। घर से हम आए हैं 1:45 बजे, बैग रखे हैं, बस खाना भी कुछ नहीं खाए हैं और अभी बोलना शुरू कर दिया। मूड तो नहीं था, लेकिन आप लोग जब व्यवस्था किए तो हमको लगा कि बोल देना। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त है। रामगुप्त की कहानी किसमें है? देवी चंद्रगुप्त। किसमें? तो यह इतिहास का सबसे कायर राजा, और इस कायर राजा को गद्दी पर हटा करके कौन का बेटा? चंद्रगुप्त। कौन बेटा? और यह इतिहास में देवराज, देवगुप्त और देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रथम राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र। कौन है? और पाटलिपुत्र का पहला नाम कौन है? कुसुमपुर। और कुसुमपुर का यह बिहार में, और बिहार का जिक्र किस वेद में आया है? सबसे पहले ऋग्वेद। और ऋग्वेद में बिहार को सबसे पहले किस नाम से बोला गया? कीकट के नाम से। अरे बोला गया है। और यह कुसुमपुर के बाद क्या हो गया? पाटलिग्राम। क्या हो गया? और फिर हो गया पाटलिपुत्र, और फिर हो गया पटना शेरशाह के द्वारा। हुआ शेरशाह सूरी। इसका नाम क्या रखे? पटना। क्या रखे? पटना। तो यह पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय का, और यह शादी किया नागराज कुमारी कुबेर नामा से। इससे और उससे जन्म कौन हुआ? प्रभावती का। किसका? और प्रभावती की शादी वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, और अंतिम शक राजा रुद्रसेन तृतीय। क्या कंफ्यूजन पड़िएगा? रुद्रसेन द्वितीय होगा तो वकाटक नरेश, और रुद्रसेन तृतीय होगा तो अंतिम शक राजा होगा। तो रुद्रसेन द्वितीय ये है, और रुद्रसेन द्वितीय आकस्मिक मर गए अचानक। प्रभावती अनाथ हो गई, इसलिए अपनी बेटी वकाटक नरेश मध्य प्रदेश में थे, और उसका मुख्य केंद्र था उज्जैन। कौन था? समूचे भारत में उज्जैन दिल की बीच में है। उज्जैन में अभी भी
महाकुंभ लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है और क्षिप्रा चंबल की सहायक चंबल की नदी है। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है और चंबल की सहायक नदी यमुना है और यमुना का गंगा। तो उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां महाकालेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महान ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकालेश्वर नहीं। और उस उज्जैन को दूसरा राजधानी बनाया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनाया? और उज्जैन राजधानी होने के बाद इसके बाद ये अंतिम शक राजा को पराजय किया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हराने के बाद वो चांदी का सिक्का जारी किया है ना। और किस बंदरगाह पर उसकी कब्जा हो गए? भरूच। और भरूच कहाँ है? पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन? भरूच। और पूर्वी पर ताम्रलिप्ति। पूर्वी पर ताम्रलिप्ति है पूछा। और अशोक का पूर्वी भारत में सबसे प्रमुख अभिलेख कौन था? उस अभिलेख का नाम है महास्थान अभिलेख, जो बांग्लादेश के बोगरा में है। और इसी महास्थान अभिलेख से पता लगा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, इसलिए वो अनाज का अन्नागार बना दिया। और यह अभिलेख से पता लगता है, महास्थान अभिलेख से, और वो बांग्लादेश में है और वही ताम्रलिप्ति बंदरगाह। क्या अरे है कि नहीं? तो पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन? ताम्रलिप्ति। कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ? बोगरा में। वहां अशोक के कौन सा अभिलेख मिले? महास्थान अभिलेख। और महास्थान अभिलेख से अशोक का क्या पता लगा? अकाल। और अन्नागार बैठाने की योजना, कई अन्नागार बनाया, अनाज को रखने का गोदाम, जैसे पटना का गोल। किस अभिलेख से पता? महास्थान। पता लगा? तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जब आप गुप्ता पढ़िए तो मौर्य को कोरिलेशन कर दीजिए। मौर्योत्तर काल को गुप्ता में जोड़िए, मौर्य को गुप्ता में जोड़िए, और ये कला जब आप जान जाएंगे एक दूसरे के लिंकअप करके पढ़ने का, तो पूरी चैप्टर पर 100% लगभग कमांडी हो जाए। और भारत का हर एग्जाम निकलना तय है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी। बच्चा को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर तब हो, कोऑर्डिनेशन करके पढ़ना, पूरी चैनल पर कहानी पर ढाल देना, सब क्वेश्चन को उस चैनल पर पूरी कहानी पर जोड़ देना, और वो सब दिन आपके ब्रेन पर आ जाएगा। उसमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं, आपका दिमाग ही नोट्स हो जाएगा। पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं? हम भी चाहते हैं कि आप लोग उसी ढंग से पढ़िए, आप करेक्ट कीजिए। रटंत विद्या का कोई जगह नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देवराज देवदूत प्रोजेक्ट है। अब हमको वाणी को विराम देना पड़ेगा। ऐसे हम एक बार समझा ही दिए थे, पहले भी समझाए थे। अब इसको कल लिखा देंगे।